Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this part we are going to cover the next unit related to your subject business organization and this is the last unit, that is unit 4. राइट सबसे पहले वाली यूनिट्स अगर आपने नहीं कवर किए हैं सो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. नाउ गाइस इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट 4 एज पर NEP. ठीक है, सो जो लास्ट यूनिट में टॉपिक है बेसिकली कॉम्बिनेशन और रैशनलाइजेशन से ही आपको मिलने वाले हैं. तो चलो इसको बहुत आसानी से डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है. देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन मीन्स टू कंबाइन मतलब क्या होता है जब दो चीज आपस में मर्ज होती हैं, ठीक है, साथ आती है. सो दैट इज कॉम्बिनेशन. कंबाइनेशन. नेक्स्ट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन. क्या होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन टू और मोर बिजनेस यूनिट कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. देखो आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, हम लोग क्लोथिंग में डील करते हैं. एक मार्केट में सपोज करो हम लोग आपस में कॉम्पिटिट करें, आप 1 रुपये गिराते हो मैं 2 गिरा देती हूँ ताकि मेरे पास कस्टमर आ जाए. तो यहाँ पे कट थ्रू कॉम्पिटिशन होता जा रहा है. देन हमने डिसाइड किया कि जब मार्केट में हम ही दोनों सेलर हैं तो वाई नॉट मर्ज और एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं और पूरी मार्केट में हम अकेले बेचेंगे जिससे हम अपना मनचाहा प्राइस भी चार्ज कर पाएंगे और कस्टमर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा इधर उधर जाने का और हम प्रॉफिट बना पाएंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन विद ईच अदर. राइट, सो हमने क्या किया, कॉम्बाइन कर लिया अपने बिजनेस को. सो जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस यूनिट एक साथ आती हैं एक सिंगल और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए, या तो मर्ज करके करें या फिर एक साथ काम करें किसी गोल के लिए. आपका भी गोल है प्रॉफिट इतना बनाना, मेरा भी है, तो हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या है एक बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक है, तो 2 और मोर कंपनीज जॉइंस हैंड. इससे क्या होगा जब आप एक साथ आते हो तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है. ठीक है, कंपटीशन तो कम होगा और आप तेजी से आगे बढ़ पाते हो, 1 से भले 2. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन भी आप देख सकते हो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन इज वॉलंटरी ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू कैरी ऑन बिजनेस. मतलब वॉलंटरी है, आपको कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है कि आप मेरे साथ मर्ज करें. हम लोगों ने आपस में सहमति करी है एंड देन हमने एक दूसरे के साथ मर्ज करने का फैसला लिया है. ठीक है, कि हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस कॉम्बिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्या फीचर होंगे कि कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फर्म का, एटलीस्ट 2 कंपनीज तो ज्वाइन करनी ही चाहिए, या तो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मर्ज कर जाए या तो एक दूसरे के साथ काम करें. जैसे जोमेटो और उबर ईट्स ने आपस में क्या किया, कंबाइन कर लिया. नेक्स्ट आता है आपका फीचर कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव. अब दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं तो कुछ कॉमन गोल के लिए तो आ रहे होंगे, तो कॉमन शेयर्ड गोल होता है यहाँ पे जिसके लिए दोनों लोग काम करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट बनाना हो, ग्रोथ करना हो या मार्केट में एक्सपैंड करना हो या कंपटीशन को बीट करना हो. वॉलंटरी एग्रीमेंट हमने पढ़ा भी था सिंपल डेफिनेशन में, कोई फोर्स नहीं करता है, ये म्यूचुअल कंसेंट होता है. बिजनेस चूज करते हैं कि उन्हें कंबाइन करना है या नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा है. लीगल एंटिटी में चेंज, ऑफकोर्स बिजनेस हो सकता है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लॉस कर दे इस पूरे प्रोसेस में और एक नई लीगल एंटिटी फॉर्म करे. जैसे वोडाफोन आइडिया जब मर्ज हुए तो ना वोडाफोन नाम रह गया ना आइडिया नाम रह गया, नाम आ गया वी न्यू ब्रांड. तो मर्जर में कंपनी की अपनी आइडेंटिटी लॉस कर सकती है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि कंबाइनिंग जब आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, जब आप बल्क में परचेजिंग करोगे, क्योंकि पहले आप ज़्यादा आपके पास तो पैसे नहीं थे. ठीक है, आप अलग लगा रहे थे, वो बिजनेस अलग लगा रहा, आप साथ में आपकी कैपिटल डबल हो गई, तो आप बल्क में खरीद सकते हो, मार्केट को शेयर कर सकते हो, कॉमन स्टाफ रख सकते हो, अलग अलग स्टाफ की भी जरूरत नहीं, उनकी अलग अलग सैलरी देने की जरूरत नहीं है. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल. रिडक्शन इन कंपटीशन देखो कम होगा ही होगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटेट कर रहे थे और अब आप एक दूसरे के साथ आ गए हो. तो बहुत सारे बिजनेस इसीलिए कंबाइन करते हैं बेसिकली. जैसे आइडिया वोडाफोन ने क्यों कंबाइन, क्योंकि इन्हें कॉम्पिटिशन कम करना है और मार्केट में डोमिनेट करना है, एक अच्छा ब्रांड, एक बड़ा ब्रांड, एक स्ट्रॉन्गर ब्रांड बन के. इंप्रूव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, 2 कंपनी आती हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, एसेट डबल हो जाएगा, कैपिटल डबल हो जाएगी, फाइनेंशियल कैपेसिटी डबल हो जाएगी. ठीक है, लोन भी ज़्यादा मिल सकता है. मे इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन, या तो सेम लेवल पे कंबाइन कर रहे हैं मतलब सेम बिजनेस जिस सेक्टर में डील कर रहे हैं वो कंबाइन हो सकता है, या फिर वर्टिकल हो सकता है, लाइक आप एक स्टेप में हो मैं नेक्स्ट स्टेप में हूँ. ठीक है, मान लो आप थ्रेड्स बनाते हो मैं क्लोथ बनाती हूँ तो हमने आपस में कंबाइन कर लिया. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो सकता है. नेक्स्ट आता है क्यों कंबाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है. पहला देखो हमने पढ़ भी लिया, टू एलिमिनेट कंपटीशन. दोनों लोग राइवल से एक साथ ज्वाइन करते हैं ताकि हम मार्केट में कंपटीशन रिड्यूस कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ मार्केट को, कॉम्पिटिटर्स को, कस्टमर को, प्राइसिंग को. ठीक है, जैसे जोमेटो ने उबर ईट्स को कंबाइन कर लिया, अब उनका जो फूड डिलीवरी का कॉम्पिटिशन था उबर ईट्स से वो हट गया. ठीक है,
नेक्स्ट है टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑफकोर्स आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा, बल्क में परचेज कर लोगे, मार्केट में मशीनरी शेयर कर लोगे, कॉमन मार्केटिंग कर लोगे, दोनों को अलग अलग एडवर्टीजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही आप उसको भी देख सकते हो। टू एक्सपैंड मार्केट रीच, आपकी मार्केट रीच बढ़ जाएगी, ठीक है, उनकी मार्केट में आप एंटर कर सकते हो, ज़्यादा पैसा होगा तो नई नई जगह प्रमोशन करके नए नए सेक्टर में आप जा सकते हो, जोग्राफिकल एरियाज़ में अपनी प्रेजेंस बना सकते हो, तो इसलिए भी लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कंबाइन करते हैं, कॉस्ट को कम करना, सेल्स को बढ़ाना। अल्टीमेट गोल होता है कि प्रॉफिट हमें बढ़ाना है सारी फर्म्स का, तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा आप कमा पाओगे। नेक्स्ट है टू शेयर रिसोर्सेज, बिजनेस कंबाइन करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर पाएँ, मतलब टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब शेयर कर पाएंगे। आपकी टेक्नोलॉजी मैं शेयर कर सकती हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ आप शेयर कर सकते हैं, सो वी कैन शेयर द रिसोर्सेज। टू इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो, मतलब आप ज़्यादा कैपिटल के साथ आ सकते हो, ईजियर एक्सेस हो जाएगी लोन के लिए, क्रेडिटबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपने जिसके साथ कंबाइन किया उसकी भी कुछ क्रेडिटबिलिटी, आपकी भी क्रेडिटबिलिटी है, ठीक है, गुडविल है आप लोग की मार्केट में, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मान लो आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, वो किसी में हमने आपस में मर्ज कर लिया, मान लो उनका एक प्रोडक्ट फेल हो गया तो हमारा तो है ना सपोर्ट करने के लिए, तो रिस्क बैलेंस हो जाएगा। टू टेक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, कंपनीज कंबाइन टू एसेस पेटेंट टेक एंटर न्यू इंडस्ट्रीज। जो कंपनीज होती हैं वो क्यों कंबाइन होती हैं, ताकि उनको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल पाए, कि मान लो उन्हें टेक्नोलॉजी का कुछ एक्सेस चाहिए या पेटेंट्स राइट चाहिए, तो हमने कंबाइन कर लिया कि हमें उनके साथ मिल गया, वो नई इंडस्ट्रीज़ में हमें एंटर करना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना, तो हमने साथ में मिलकर पैसा इन्वेस्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट या इंडस्ट्री में चले गए। गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें सरकार भी कुछ बेनिफिट या टैक्स कट्स करती है, तो उसका भी फायदा हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखो सारी चीज़ें ना आपस में घूम फिर के वही हैं, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ, कि क्यों आप बिजनेस कंबाइन कर रहे हो। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इसलिए कर रहे हो क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, तो कंपनी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर वो क्या प्रेफर करती हैं कि हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और पूरे मार्केट में कंट्रोल करते हैं। डिज़ायर फॉर मोनोपोली पावर, ऑफकोर्स पहले हम दोनों थे, अब हम दोनों एक ही हो गए, सिंगल मार्केट में एक ही सेलर है, तो हम मार्केट में डोमिनेट कर पाएंगे, हमारे पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंट्रोल होगा पूरे मार्केट में। इकोनॉमिक डिप्रेशन, ड्यूरिंग टफ टाइम स्मॉल कंपनीज स्ट्रगल टू ट्राई सर्वाइव, कंबाइनिंग विद अदर हेल्प्स देम शेयर लॉसेज एंड स्टे फ्लोट। देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है, जैसे टफ टाइम जब होता है मार्केट में, मार्केट स्लो चल रही होती है, तो वहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाती, जैसे कोविड के टाइम सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, तो जो वो बिग कंपनी के साथ कंबाइन कर जाती हैं, ऐसी कंपनी जो मजबूत है फाइनेंशियली, तो वो अपना जो उनका एक लॉस हो सकता है कि उनका शेयर लॉस होगा या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो उनको ऊपर एक हाथ रख देंगी ना, तो वो सर्वाइव कर ले जाएंगी, ठीक है। बेटर टुगेदर देन बैंकरप्ट अलोन, एक साथ हो जाओ इंस्टेड ऑफ बैंकरप्ट हो जाओ अकेले। नीड फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस जो है वो नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास पैसा भी होगा, रिसोर्सेज भी होंगे, तो वो कर सकते हो। फाइनेंशियल वीकनेस के लिए लोग कंबाइन कर जाते हैं, मान लो कोई बिजनेस है, यूनिट है, वो वीक है, उनको लगता है हम स्ट्रॉन्गर वन के साथ मर्ज कर जाएंगे, भले हम आइडेंटिटी लॉस कर पाए लेकिन हमारा कुछ तो अस्तित्व रहेगा, तो वो उसके लिए भी चले जाते हैं। टैक्स बेनिफिट, बहुत सारे सरकार जो है वो टैक्स बेनिफिट भी देती है उन यूनिट्स को जो आपस में कंबाइन करती है, जैसे सरकार भी कहती है कि आप जो छोटी मोटी यूनिट्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, आप बड़ी यूनिट को कहती है आप इनके साथ मर्ज करिए तो हम आपको कुछ टैक्स बेनिफिट देंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कंपनी जो कंबाइन करती है वो ऑफकोर्स कैपिटल ज़्यादा है तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकती है, इंस्टॉल कर सकती है, रिसर्च कर सकती हैं। डिज़ायर टू एलिमिनेट डुप्लीकेट कॉस्ट, मान लो आप भी मार्केटिंग पैसा लगा रहे थे, मैं भी मार्केटिंग पैसा लगा रहे थे, काम हम दोनों एक कर रहे थे, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा डबल पैसा मार्केटिंग में लग रहा है, स्टाफ में डबल पैसा लग रहा है, रिसोर्सेज में, तो हमने क्या किया आपस में मर्ज कर दिया, तो जो डुप्लीकेट कॉस्ट हो रही थी, मतलब डबल खर्चा हो रहा था आपका भी मेरा भी, वो रुक जाएगा, बिकॉज अब हम एक साथ हैं तो हमें बस एक ही जगह खर्चा करना है, ठीक है, तो ये भी बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब रीजंस हैं आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, के बिजनेस कॉम्बिनेशन के किस तरीके के टाइप्स हैं। देखो पहला है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, जब कंपनी सेम टाइप और सेम लेवल में एक साथ मर्ज होती हैं, ठीक है, सेम टाइप और सेम लेवल मतलब कि आप भी डोनट शॉप हो, अब मैं भी डोनट शॉप हूँ, हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारा जो लेवल है वो भी सेम है, हम डील किस में कर रहे हैं, डोनट में कर रहे हैं, सेम टाइप में, फूड इंडस्ट्री में, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, मतलब कि एक ही जैसे लोग, एक ही जैसी यूनिट आपस में क्या कर रही हैं, कंबाइन हो रही हैं। बेसिक रीजन क्या होगा, कंपटीशन को रिड्यूस करना, स्ट्रांग बनना। वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट कंबाइन, आप और मैं एक स्टेज पे नहीं है, हम लोग अलग अलग स्टेज, जैसे वीट फार्मर ने किससे हैंड ज्वाइन किया, ब्रेड बेकरी से, तो वीट फार्मर क्या कर रहा है, वीट बना रहा है,
उगा रहा है, वो बना रहा है, और ब्रेड बेकरी क्या करी, उस वीट को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रही है। तो हमारा लेवल अलग है, आप अलग लेवल में हो, मैं अलग लेवल में हूँ, और हमने आपस में कंबाइन किया, वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेटरल कॉम्बिनेशन, व्हेन कंपनीज फ्रॉम रिलेटेड फील्ड ज्वाइन बट डू नॉट डू द सेम एग्जैक्ट वर्क। एग्जैक्ट सेम वर्क मतलब जब कंपनी रिलेटेड फील्ड से, आपकी फील्ड भी अलग है, मेरी फील्ड भी अलग, लाइक बर्गर शॉप कंबाइन करती है कोल्ड ड्रिंक शॉप से, दोनों फूड फील्ड में ही है, लेकिन काम एक नहीं है। बर्गर शॉप बर्गर बना रही है, कोल्ड ड्रिंक शॉप कोल्ड ड्रिंक बना रही है, इन लोगों ने आपस में कंबाइन कर दिया ताकि सप्लाई बढ़िया हो जाए। ठीक है, और फुल मील कॉम्बो ऑफर कर पाए, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, लेटरल कॉम्बिनेशन। कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन कंपनीज फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वहाँ पे रिलेटेड फील्ड से, यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कंपनी आपस में क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है। एक बुक पब्लिशर ने टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंबाइन कर लिया। ठीक है, जैसे कि मान लो एक बुक पब्लिशर है, वो कुछ बुक्स बनाता है, कुछ ऐसे उसमें कार्टून कैरेक्टर यूज करता है, जिसके टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है, टॉयज बना रही है। तो बुक बच्चा पढ़ रहा है तो उससे टॉय मिल रहा है, तो वो जाके वो टॉय खरीद कर उसको रिलेट कर पा रहा है, तो इन्होंने आपस में कंबाइन किया। ये कॉम्बिनेशन क्या है, कॉन्ग्लोमरेट। इंडस्ट्रीज डिफरेंट है और उन्होंने कंबाइन किया, तो हो गया कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन। टू एक्सपैंड इनटू नई मार्केट में जाना है और रिस्क रिड्यूस करना है। ऑफकोर्स रिस्क कैसे रिड्यूस होगा, मान लो बुक नहीं बिकी बट हमने कंबाइन किया है ना टॉयज के साथ, तो हमारे टॉय बिक रहे हैं, तो हमें दोनों को उससे फायदा हो रहा है। टॉय नहीं बिक रहा है, बुक बिक रही है, ऐसा करके हम अपना रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म्स हैं कि कैसे कैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन एक रूप ले सकता है। पहला है मर्जर। मर्जर बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में कंबाइन करती हैं एक सिंगल कंपनी फॉर्म करने के लिए, उसे हम कहेंगे मर्जर। सिंपल कॉम्बिनेशन वाला ही सीन है इसमें, कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में कंबाइन करती है एक सिंगल कंपनी फॉर्म करने को, उसे कहते हैं मर्जर। एग्जाम्पल, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मर्ज कर लिया ताकि वो मेडिसिन रेंज में एक्सपैंड कर पाए। तो मर्ज करना मतलब कि आपस में दो एक जैसी कंपनी ने मर्ज किया एक सिंगल कंपनी फॉर्म करने के लिए। कॉस्ट को रिड्यूस करना रीजन हो सकता है, कंपटीशन को बीट करना रिड्यूस हो सकता है, या ग्रो। देखो यहाँ पे एक चीज करेक्ट करूंगी कि दो या दो से ज्यादा कंपनी ने कंबाइन किया एक सिंगल कंपनी फॉर्म करने, एक जैसे नहीं, वो आप मर्जर के जब टाइप्स बताओगे ना तब बताओगे। तो जब दो या दो से ज्यादा कंपनी कंबाइन करती हैं जस्ट एक सिंगल कॉम्बिनेशन फॉर्म करने के लिए, वो कहते हैं मर्जर। नेक्स्ट आता है, इसमें भी देखो टाइप्स। हॉरिजॉन्टल मर्जर बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली है ये चीज। हॉरिजॉन्टल मर्जर बेसिकली जब दो कंपनी जो सेम इंडस्ट्री सेम प्रोडक्ट लेवल में डील कर रही है वो मर्ज करती है। जैसे हमने देखा था डोनट शॉप पिज्जा शॉप से मर्ज कर गई। कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए, मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए, फास्टर ग्रो करने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है इनका आपस में मर्ज होने का। तो ये हो गया आपका मर्जर। टाइप्स देख लेते हैं। वर्टिकल वही है, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का वर्टिकल वही है कि जब कंपनीज अलग अलग स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन से कंबाइन करती है। जैसे कि वीट फार्मर ने बेकरी से कंबाइन कर लिया, अलग अलग लेवल में है हम, जो हमारा स्टेज है प्रोडक्शन का वो अलग अलग है। आप वीट में हो, मैं बेकरी में हूँ, तो जब कंपनीज डिफरेंट स्टेज और सप्लाई चेन में कंबाइन करती है तो उसे कहते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। रीजन क्या हो सकता है इसको करने का, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल करना है। ठीक है, बेसिकली आपकी जो सप्लाई आ रही है वो आपके हाथ में हो जाएगी, क्योंकि आपने उनसे मर्ज किया तो वो आपको टाइम पे देंगे। कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, आप उनसे कम रेट पे ले सकते हो, आपने मर्ज किया है। और एफिशिएंसी जल्दी काम होगा क्योंकि सप्लाई में डिले नहीं होगा एज सच। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, जब दो कंपनीज बिल्कुल अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज से, मतलब आपका मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, हम मर्ज कर जाते हैं। जैसे हमने देखा था एक बुक पब्लिशिंग कंपनी टॉय कंपनी से मर्ज कर रही है, या बुक पब्लिशिंग कंपनी क्लोथिंग ब्रांड से मर्ज कर रही है, तो हो गया कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन। रिस्क को डाइवर्सिफाई करना या नई मार्केट में एंटर करना। नेक्स्ट जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का फॉर्म आता है वो आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन इज व्हेन वन कंपनी बायज अ कंट्रोलिंग स्टेक इन अनदर कंपनी। देखो कॉम्बिनेशन में मर्जर का फॉर्म में क्या था कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मर्ज करती हैं एक सिंगल कंपनी फॉर्म करने के लिए। एक्विजिशन क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर जो है 50% से ज्यादा परचेस कर लेती है, तो हम कहते हैं उस कंपनी ने उसको क्या कर दिया, एक्वायर कर लिया। अब वो कंपनी जो पहले वाली कंपनी थी वो अब दूसरी जिसने उसको खरीद लिया है वो अब उसका हिस्सा हो गई है। सो एक्वायर्ड कंपनी में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और बिकम द पार्ट ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। दोनों चीज हो सकती है, या तो जो एक्वायरिंग कंपनी जिसको एक्वायर कर रही है वो जिसको उसने एक्वायर्ड किया है वो या तो उसको कह दे कि ठीक है अपनी आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट करो, या फिर वो कहेगी मेरे में ही, मैंने आपको खरीद लिया, अब आप मेरे में ही आ गए हो, मर्ज हो गए हो। ठीक है, क्यों करते हैं एक्वायर, ताकि हम नई मार्केट में एंटर कर पाए। मान लो वो कंपनी किसी चीज़ में थी, एंटर थी, उसके कुछ कस्टमर थे, हम उनको पहुंच पाएँ, फास्टर तरीके से ग्रो कर पाएँ, उनके रिसोर्सेज यूज़ कर पाएँ, कंपटीशन एलिमिनेट कर पाएँ। ये सब रीज़न हो सकते हैं। एक्विजिशन के भी दो टाइप है, या तो फ्रेंडली तरीके से एक्वायर कर लो दूसरी कंपनी को, या तो उसके 50% से ज़्यादा शेयर फ्रेंडली डील करके कर लो कि हम आपके जो है 50% से ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं और आपको हम एक्वायर करना चाहते हैं।
तो जब टारगेट कंपनी एग्री हो जाती है, ठीक है हाँ आप हमें एक्वायर कर लो, हमारे जो है 50% ज़्यादा शेयर खरीद लो, जैसे फेसबुक का एक्विजिशन किया इंस्टाग्राम, वो फ्रेंडली था कि मतलब इंस्टाग्राम ने एग्री कर लिया था कि हाँ हम डील करेंगे, तो वो क्या है, फ्रेंडली एक्विजिशन है, म्यूचुअली आप एग्रीमेंट हो, निगोशिएशन स्मूथ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हमने आपसे कहा कि हाँ ठीक है आप हमें खरीदना चाहते हो, हमें खरीद लो। नेक्स्ट आता है हॉस्टाइल एक्विजिशन, यहाँ अपोजिट है, मतलब कि आप जो टारगेट कंपनी, ठीक है मतलब जो एक्वायरिंग कंपनी जिस कंपनी को टारगेट कर रही है कि उसको एक्वायर करना है, वो टारगेट कंपनी रेडी नहीं है, आप उसके बिना इच्छा कि उसको ले जा रहे हो। कैसे, आपने मार्केट में देखा उसके शेयर जो है वो आप खरीद पा रहे हो, और आपने क्या किया, एक उसमें जोश में आके हमने उसके 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, वो कन्विंस नहीं थी कि उसको हमें अपने आप को सौंपना है, बट हमने उसके सिंस शेयर उसकी विल के अगेंस्ट इतने ज़्यादा खरीद लिए हैं कि अब वो हमारे अंडर में आ गई है। तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं होती है टारगेट कंपनी से, कोई स्मूथ नहीं है, बैटल हो जाता है मोस्टली, जो कंपनी जैसे एक्वायर कर लेती किसी को तो वो सहमति से तो आई नहीं है, तो केस वेस भी कर देती है कि ऐसा कैसे कर दिया हमारे साथ, कोई भी ये हो सकता है, सीक्रेटली भी लोग कर लेते हैं, या फिर लोगों को होता है ना कभी कभी हमारे पास ज़्यादा पैसा तो हम दिखावा करने के लिए आपकी कंपनी को क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक्वायर कर सकते हैं। राइट, क्विक टू रिमेंबर है कि जो फ्रेंडली एक्विजिशन है वो परमिशन के साथ होता है, और हॉस्टाइल एक्विजिशन जो है वो विदाउट परमिशन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो फॉर्म है आपका वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हैपेंस व्हेन 2 और मोर कंपनीज कंबाइंस टू फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू कंपनी। ठीक है, एक्विजिशन में क्या था कि जो पावरफुल कंपनी थी उसने टारगेट कंपनी को क्या किया, एक्वायर किया, बेसिकली उसके 50% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं उसको परचेज कर लिया। कंसोलिडेशन तब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज कंबाइन करती हैं एक न्यू कंपनी फॉर्म करने के लिए, और जो उनका ओल्ड एग्जिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है। लाइक बैंक ए ने बैंक बी के साथ क्या किया, कंबाइन किया। जब कंबाइन कर रहे तो बैंक ए और बैंक बी दोनों की आइडेंटिटी लॉस्ट होगी, मीन्स दोनों शट डाउन होंगे और नया बैंक बनेगा, दैट इज बैंक सी। सो दिस इज कंसोलिडेशन, मीन्स जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज कंबाइन तो करती हैं एक नई कंपनी को फॉर्म करने के लिए, बट दोनों की आइडेंटिटी उस प्रोसेस में लॉस होगी एंड देन एक नई कंपनी बन के आएगी। ठीक है, तो की फीचर्स की बात की जाए तो एक नई कंपनी आएगी, ओल्ड कंपनी डिसॉल्व होगी, और एसेट और लायबिलिटी या ऑपरेशन जो भी है वो नई कंपनी के नेम पे ट्रांसफर हमें करना है। क्या होगा इससे, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए लोग करते हैं इसे, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या एक स्ट्रॉन्गर कंपनी बनाने के लिए कि हमारा जो नया कंपनी आ रही है वो बेटर होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और हम अब दो आपस में बंद करके शट डाउन करके नया जो है वो एफिशिएंटली रन कर पाएंगे, कॉस्ट कम हो पाएगी एज हम तो आपस में दोनों मर्ज कर चुके हैं। जॉइंट वेंचर आपका एक फॉर्म है। जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर कंपनी। यहाँ पे भी एक तरीके से कंबाइन हो रहा है, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन है वो टेम्पररी पार्टनरशिप है। ठीक है, वो आपका एक गोल है, उसके लिए आपने कंबाइन किया है, एक प्रोजेक्ट के लिए कंबाइन किया, देन इट विल बी ओवर। जैसे इंडियन कंपनीज ने जापानीज कंपनी के साथ कंबाइन किया एक नया एयरलाइन प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करने के लिए साथ में, वो जॉइंट वेंचर, जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, वो लॉन्च हो गया, देन द पार्टनरशिप और दैट इज जॉइंट वेंचर, इट्स ओवर। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर का की फीचर ये कि टेम्परेरी होता है, सारे जो पार्टनर्स हैं वो रिस्क प्रॉफिट कंट्रोल जो है वो शेयर करते हैं, हर कंपनी की आइडेंटिटी रहती है, मतलब इंडियन कंपनी जापानीज कंपनी अपनी आइडेंटिटी नहीं लॉस करेंगे, इस चीज़ में उनकी आइडेंटिटी रहेगी। नए मार्केट में एंटर करना है, टेक्नोलॉजी शेयर करना है, आपस में रिस्क रिड्यूस करना है, ये जो बेसिक सबके गोल हैं वही आप पर्पस में लिख सकते हो। होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब है, होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज इटसेल्फ बट कंट्रोल अदर कंपनीज। देखो ये लास्ट फॉर्म है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, वो है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का इन द सेंस यहाँ पे क्या है कि होल्डिंग कंपनी की ऐसी कंपनी होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बना रही होती है खुद, लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को क्या कर रही होती है, ओन्स कर रही होती है। मतलब मान लो एक कंपनी ए है, बना वो रही है, लेकिन वो किसी ने उसके 50% से ज़्यादा शेयर खरीद रखे हैं, डेट इज होल्डिंग कंपनी। तो वो कंपनी क्या होगी, पेरेंट कंपनी होगी जिसने उसके 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लो, वो उस कंपनी जो कंपनी है गुड एंड सर्विसेज तो वही बना रही है, ठीक है, बट जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही है वो फॉलो कर रही है पेरेंट कंपनी की, डेट इज होल्डिंग कंपनी के लिए। मान लो कि एक देखो एग्जाम्पल बहुत ईजी दिया है, थिंक ऑफ मदर एलिफेंट होल्डिंग कंपनी वॉकिंग विद अ बेबी एलिफेंट सब्सिडी कंपनी, कि एक मदर एलिफेंट जैसे होती है ना, वो है एक होल्डिंग कंपनी, और जो उसके इशारों में चल रही है वो है आपकी सब्सिडी कंपनी। मैंने आपके 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे चीज़ें करनी है, आपको क्या डिसीजन लेने हैं, क्या करने हैं, वो आई विल गाइड यू। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज होल्डिंग कंपनी, जो आपको गाइड करी, बिकॉज उसने आपके 50% से ज़्यादा शेयर ले लिए, तो वो हो गई होल्डिंग। और जिसको उसने लिया है
जिसके 50% से ज़्यादा शेयर लिए हैं और जिसको वो बता रही है एज अ पेरेंट कि आपको क्या करना है, डिसीजन क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, एम्प्लॉयज़ की क्या फीस होगी, क्या सैलरी होगी, आई विल डिसाइड। सो दिस इज होल्डिंग कंपनी, और जिसके साथ वो कर रही है वो है सब्सिडरी कंपनी। तो इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप कर सकते हो। जैसे टाटा सन्स जो है वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, टाटा ग्रुप उसको होल्ड करता है, टाटा सन्स क्या करेगी वो बताएगी। जो टाटा मोटर है, टाटा स्टील है, टाटा पावर, इन सबके जितने भी शेयर हैं वो ओन करती है। टाटा सन्स क्या है, होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप क्या करता है, उसको टाटा सन्स बताएगी, चाहे वो टाटा मोटर हो, टाटा स्टील हो, टाटा पावर, वो सारे डिसीजन उनके लेगी फाइनल, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो डिसाइड करेगी क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर उस चीज़ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन को बहुत ही ईजी तरीके से अगर समझना है तो समझ जाओ घर का रेनोवेशन। उसी तरीके से जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेनोवेट करते हो, ठीक है, जैसे चीज़ें चल रही है उसमें कुछ चेंजेस लाते हो, चाहे वो काम करने का तरीका हो, चाहे वो आपका स्ट्रक्चर हो, जो भी आप चेंजेस करते हो उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। मीन्स रीऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज इन अ मोर लॉजिकल, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस वेस्टेज। कि रैशनलाइजेशन मतलब होता है रीऑर्गेनाइज करना, जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो भी आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो उनको रीऑर्गेनाइज करना लॉजिकल, और ज़्यादा लॉजिकल वे में। जैसे आपको लग रहा था कि किचन का सेटअप ऐसा है जिससे काम करने में डिले होता है क्योंकि वर्कर्स को मूवमेंट करने के लिए स्पेस कम है, हमने क्या किया, स्पेस बढ़ाने की कोशिश करी। तो हमने जो भी चेंज लाए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो लॉजिकल होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव वे होंगे। मतलब कि हम अगर प्रोडक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा के वो चेंजेस लाने, ऐसे हो जिसमें कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देख पाए, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, वेस्टेज रिड्यूस हो जाए, वो हमें देख के चलना है। तो इट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्मार्ट एडजस्टमेंट इन प्रोडक्शन, लेबर, मशीनरी प्रोसेस टू गेट बेटर रिजल्ट विद फ्यूअर रिसोर्स। तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन बेसिकली हम करते क्या है कि हम स्मार्ट एडजस्टमेंट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो लेबर में हो, मशीनरी में हो, किसी में हो, जिससे हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल पाए। एग्जाम्पल एकदम सिंपल देखो, इमेजिन करो कि आपके पास एक किचन है और आप वहाँ पे सैंडविचेस बनाते हो, और वो किचन कैसा है, मैसी किचन है। तो आपने डिसाइड किया कि हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे, फास्टर टूल यूज़ करेंगे। लोगों को टास्क नहीं पता है वो इसलिए मैस क्रिएट करें, उनको टास्क प्रॉपर्ली एक पर्सन को एक एक असाइन करेंगे जिससे सैंडविचेस कम समय में बन पाए। तो ये क्या है, ये है आपका रैशनलाइजेशन, मतलब चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से रीऑर्गेनाइज करना। रैशनलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये फोकस ऑन एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो काम करने की स्पीड, एफिशिएंसी है, ठीक है, कम समय में कम कॉस्ट में हमारा काम अच्छी तरीके से इफेक्टिवली हो जाए। ठीक है, तो हम इसलिए कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ऑफकोर्स रैशनलाइजेशन में, आप मॉडर्न मशीन्स और साइंटिफिक मेथड लाते हो काम करने के लिए जिससे आपकी वेस्टेज रिड्यूस हो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होता है रैशनलाइजेशन में, हम प्रमोट करते हैं कि जो भी काम करने का तरीका वो एक स्टैंडर्ड हो, सबको पता हो कि इसी स्टेप्स के थ्रू जाके एक चीज़ बनने वाली है और सब वही स्टेप फॉलो करें, जिससे क्या होगा, लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे और मैस नहीं क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम ये भी देखते हैं कि हमारा स्पेशलाइजेशन हो, मतलब कि हर वर्कर के पास एक स्पेसिफिक टास्क हो जिसमें वो एक्सपर्ट हो, हम उससे वही काम करवाएं, जिससे क्या होगा, वो जब वही काम करेगा जिसमें वो एक्सपर्ट है, बार बार वही काम करेगा, तो उसमें वो अपना बेस्ट दे पाएगा और कम समय में वो अपना रिजल्ट दे पाएगा। जैसे एक बेकरी है, उसमें एक ही पर्सन जो डो हमेशा बना रहा है, एक ही है जो बेक कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो उसी में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो स्पेशलाइजेशन भी हम रैशनलाइजेशन में करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन में हम फोकस करते हैं रैशनलाइजेशन में। बेसिकली हमारा मेन एम तो है भाई क्यों रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो पाए। कॉस्ट कम कब होगी, जब हम वेस्टेज अवॉइड कर पा रहे हैं, टाइम बचा पा रहे हैं। बेटर प्लानिंग, वर्क इज प्लान प्रॉपरली बिफोर इट स्टार्ट, सो टाइम एंड रिसोर्स आर नॉट वेस्टेड। जो भी हमें काम करना है वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, जिससे हमारा समय भी बच जाता है और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ही एक बिल्डर क्या करता है, डिसाइड कर लेता है कि क्या क्या उसको कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्कुल उसका ब्लूप्रिंट होता है, जिससे उसको बाद में कोई काम ना ऐसा है कि अरे ये तो रह गया। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी देख लो, बहुत ईजी है कि अब रैशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। एफिशिएंसी बढ़ाना इन द सेंस कि हमारा काम तेजी से हो पाए। तेजी से हो पाए इससे हमने और रीऑर्गेनाइज किया है, नई मशीन्स ले आए, बेटर टूल्स ले आए हैं। वेस्टेज रिड्यूस करना कि आप क्यों नया चीज़ कर रहे हो, सेटअप क्यों चेंज कर रहे हो, मशीन्स क्यों ला रहे हो, ताकि हमारा जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी मटेरियल वेस्ट हो, वो ना हो। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल राइट क्वांटिटी में ले आए ताकि वो वेस्ट ही ना हो। तो हमें पहले से देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल कितना चाहिए, उतना ही लेके आए तो वो ख़राब नहीं होगा, तो उससे हमारी वेस्टेज नहीं होगी। मतलब साइंटिफिक तरीके से वो आपको काम करना है, बेसिकली वो आपका फोकस है रैशनलाइजेशन का।
लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, रैशनलाइजेशन आपको हेल्प करता है कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो पाए। मीन्स आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कम से कम कॉस्ट में बनाओ, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। कैसे कम कॉस्ट में बना सकते हो? मान लो अपने लेबर रखे हैं जिनकी आपको फी वेजेस देने पड़ रही है, मशीन ले आओ, मशीन से आप ज़्यादा वर्क करा पाओगे, मनी भी बच जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। हमारा फोकस होता है कि हम जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर पाएं। ठीक है, टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉलोइंग को रैशनलाइजेशन में हम एक स्टैंडर्ड मेथड या बेस्ट मेथड फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर हमें सैंडविच बना रहे तो उसका बनाने का बेस्ट मेथड क्या होगा, जिससे कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी होगी वो बेस्ट रहेगी, बिकॉज सारे लोग उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो कि बेस्ट मेथड है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली क्या निकल के आने वाली, बेस्ट आने वाली। और हम हर स्टेप में ये भी फोकस करेंगे कि क्वालिटी चेक्स कर रहे हैं। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, देखो अगर आपकी कॉस्ट बच रही है, आपका रिसोर्स सही से यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कम समय में काम हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट देखो बढ़ने वाला है। स्पेशलाइजेशन प्रमोट करना, हमने देख लिया कि हर वर्कर को एक ऐसा स्पेसिफिक टास्क दो जिसमें वो बेस्ट दे पाए और वो उसमें तेज़ी से काम कर पाए। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बेटर तरीके से यूज़ कर पाओ, फुल यूज़ कर पाओ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे कि हमें जो कस्टमर है उसको कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देने, जिससे वो भी हमारे टुवर्ड लॉयल रहे। वो हम कब कर पाएंगे, जब हम प्रॉपर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाएंगे, कोई फॉल्ट्स उसमें नहीं होंगे। रैशनलाइजेशन की प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो रैशनलाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, मतलब कुछ उसूल हैं जो रैशनलाइजेशन कहता है कि हमें इसको फॉलो करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है साइंटिफिक अप्रोच, कि जो भी डिसीजंस ले रहे हो वर्क में, मान लो अपना ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, कुछ भी नया ला रहे हो, तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। कोई भी गैस वर्क मत करो कि इसको ऐसे रख दो वैसे रख दो, क्यों ऐसे रख दो, क्या उससे बेटर हो सकता है, वो होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन में बार बार डिस्कस किया है कि एक काम करने के स्टैंडर्ड या बेटर मेथड होता है या बेस्ट मेथड होता है। डिस्टर्ब मत करना। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो सेट स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग। देखो एक काम को करने का कुछ बेस्ट मेथड या स्टैंडर्ड मेथड होता है जिससे हम उस काम को कम समय में और फास्ट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन हमारा स्टैंडर्डाइजेशन पे भी फोकस करता है कि हर वर्कर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करे जिससे हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो पाए ऑन टाइम। नेक्स्ट आपका स्पेशलाइजेशन मीन्स इसमें यही है कि जो वर्कर्स हैं, जो जिस चीज़ में बेस्ट, उनको वही टास्क दो, बार बार जब वो उस चीज़ को करेंगे तो वो फास्ट रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट में हमने किसी को एक टास्क दे दिया कि उन्हें ऑर्डर लेना है, एक को कुक करना है, इस तरीके से। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स की मतलब जो आपका रैशनलाइजेशन है वो आपको हेल्प करता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज उनका बेस्ट यूज कर पाओ, मीन्स जो मनी, टाइम, मशीन्स हैं, लोग हैं, उनको इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाओ जिससे आपका कोई भी वेस्टेज ना हो। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, बेसिकली रैशनलाइजेशन का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि आपको वेस्ट एलिमिनेट करना है। कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज है जो आपके काम में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, लाइक अननेसेसरी स्टेप्स है, उसको हटा दो। ठीक है, देख लो कि अगर मान लो कभी आप कोई डबल चेकिंग कर रहे हो, जरूरत नहीं है तो उसको हटा दो। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की हमेशा देखो कि काम करने का और क्या बेटर वे हो सकता है, उसको लॉन्च करो। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है कि आपको अपने वर्कर का वेलफेयर देखना है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टेक केयर करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उन्हें सेफ्टी देनी है, कोई भी उनको अलग से मतलब जल्दी से जॉब से नहीं निकाल देना है। ठीक है, मान लो कोई भी चेंज है, आपको लगता है वर्कर नहीं कर पाएंगे तो उनको स्किल्स दो इंस्टेड ऑफ उनको रिमूव करो। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट आता है क्या एडवांटेज है, देखो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप तेजी से काम कर पाओगे, स्मूथर काम कर पाओगे, कॉस्ट कम होगी, हमने बार बार चीज़ें डिस्कस की इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। रिड्यूस करेंगे कॉस्ट, वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का, तेजी से काम हो पाएगा, बेटर तरीके से काम हो पाएगा, तो कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्ट क्वालिटी अब बढ़ेगी, हमने बात की थी स्टैंडर्डाइजेशन करो, बेटर मेथड, बेस्ट मेथड निकालो, वही सब फॉलो करेंगे तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव होगी। प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, मतलब कि जब आपकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर भी लॉयल हो रहे हैं, कॉस्ट कम हो रही है, तो सेल्स बढ़ रही है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बेटर यूज ऑफ रिसोर्स, जो भी आपके मैन, लेबर, मशीन का प्रॉपर अच्छा सा यूज़ करना है, उनको खाली नहीं रहने दोगे तो बेटर यूज़ हो पाएगा। इनोवेशन इंकरेज करोगे, रैशनलाइजेशन ये भी कहता है कि आपको टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट करते रहना है, क्या नया हो सकता है काम करने का, वो लाना है। वर्कर स्पेशलाइजेशन, जो वर्कर्स हैं आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको भी आपको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन देनी, मतलब जो वर्कर्स। नेक्स्ट इज वर्कर स्पेशलाइजेशन, जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ पे जब आप काम करने के लिए बोलोगे तो वो ज़्यादा स्किल्ड और कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे। ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बार बार उसी चीज़ को काम कर रहे हैं जिसमें वो अच्छे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बिजनेस जो है जो रैशनलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं, आप नया कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, कम कॉस्ट पे कर रहे हो, तो आप कॉम्पिटिटर से तो देखो आगे निकल ही जाओगे।
तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलेगी। नाउ लास्ट है डीमेरिट्स क्या है, जॉब लॉस। देखो मशीन्स ला रहे हो तो ह्यूमंस को रिप्लेस करोगे ही करोगे, तो वर्कर्स को जॉब से निकाल दोगे, ये एक लॉस है। हाई इनिशियल कॉस्ट, नई मशीन लाना, सेटअप बदलना कोई सस्ता काम नहीं है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, पैसे लगने वाले हैं। रेसिस्टेंस फ्रॉम वर्कर, देखो वर्कर जो है वो रेसिस्ट करते हैं, उनको लगता है कि उनको जॉब चली जाएगी, तो कोई भी नया चेंज ला रहे होते हैं ना जब मशीन में स्ट्रक्चर, तो कहते हैं नहीं ऐसा ना करो, तो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस ऑन वर्कर, जो वर्कर उनको एक ही टास्क दे रहे हो तो उससे क्या होगा, वो बोर हो जाएंगे, उनको स्ट्रेस लगेगा कि बार बार एक ही काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर ऑल बिजनेस, प्लीज अवॉइड द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बिहाइंड मी, प्लीज फोकस, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल बिजनेस, जो छोटे बिजनेस हैं वो मशीन्स बड़ी बड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो रैशनलाइजेशन जो है उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। रिस्क ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन्स, मशीन पे देखो ओवर डिपेंडेंस हो जाओगे, मशीन हर चीज़ की मशीन इंस्टॉल कर दी है, तो मशीन एक बार टूट गई तो सारा काम रुक गया, ये भी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इनिशियल डिस्ट्रप्शन, कि स्टार्टिंग में जब नया सिस्टम लाते हो ना तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे करना है क्या करना है, तो वो डिले करते हैं काम करने में, ठीक है। एक लास्ट है यहाँ पे रैशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन, मैं सोच रही थी कि ना करवाऊँ बट ठीक है चलो करवा देते हैं। बट एक चीज़ बोलूँगी, इसमें ज़्यादा फोकस उतना ज़रूरी नहीं है, बट चलो देख लो कि बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, लोगों को कन्फ्यूजन क्यों ही हो जाती है रैशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन में, बिल्कुल अलग है। रैशनलाइजेशन क्या है, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाते हो और रीऑर्गेनाइज करते हो, बेटर मेथड मशीन प्रोसेस, वो है रैशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मतलब जब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट कर देते हो, गवर्नमेंट उसका ओनरशिप ले लेती है, वो होता है नेशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन फोकस क्या, हमें प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कॉस्ट कम करनी, इसलिए हम कर रहे हैं रैशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के हाथ में देंगे तो लोगों का वेलफेयर होगा। ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन बेसिकली प्राइवेट कंपनी लोग करती हैं, नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट में ओनरशिप शिफ्ट होती है, मतलब कोई ज़्यादा मतलब कोई मतलब नहीं है इस डिफरेंस का, जो मुझे लगता है रैशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन बिल्कुल अलग अलग है, जमीन आसमान है दोनों में। एग्जाम्पल देखो, जैसे प्राइवेट कंपनी ने नई मशीन अपडेट कर दी तो वो रैशनलाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट का बैंक का ओनर ले ली, टेक ओवर कर लिया, तो वो नेशनलाइजेशन हो गया। पर्पस क्या है रैशनलाइजेशन का, कॉस्ट कम करनी है, वेस्टेज रिड्यूस करना है। इसका क्या है नेशनलाइजेशन की, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है प्राइवेट कंपनी उसे हमें हटाना है, लोगों को इक्वल एक्सेस देनी है। इसमें क्या होगा, रैशनलाइजेशन में जॉब जा सकती है क्योंकि मशीन्स या चेंजेस आ रहे हैं। नेशनलाइजेशन में क्या है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट आ गया तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, ये पब्लिक सेक्टर में कॉमन है, सॉरी रैशनलाइजेशन आपका प्राइवेट सेक्टर में कॉमन है और नेशनलाइजेशन सिर्फ गवर्नमेंट में वो हो रहा है तो वो पब्लिक सेक्टर में कॉमन है। सो गाइज ये था आपका पूरा यूनिट 4। आई नो कुछ डिस्टर्बेंस आपको बाद में देखने को मिली, बट आई नो आप इतने अच्छे होगे, आप मेरे साथ कॉपरेट ज़रूर करोगे। सो गाइज इस पार्ट को अगर आपने देखा और आपको समझ में आया और आपको लगा कि कुछ वैल्यूबल आपको ऐड ऑन हुआ है आपका इस पूरी यूनिट में, सो प्लीज़ उसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।